तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, बोले तो हिंदी इलेक्टिव जो ये सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसी महीने आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को। जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उस बोर्ड एग्जाम के लिए ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदी इलेक्टिव जो आपका ये सब्जेक्ट है, बोले तो हिंदी ऐच्छिक, इसका सब्जेक्ट कोड है आपका 002। और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होने वाले हैं वो 80 होने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ऊपर चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है। ये मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट के लिए दिखा रखा है। यहाँ पर एक सीरीज नंबर होता है, फिर सेट नंबर होता है, कोड नंबर, ये सारे चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। बेसिकली यही बताया गया है कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 2 खंडों यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, खंड अ और खंड ब करके। जो आपका खंड अ होगा उसके अंदर वस्तुपरक जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और खंड ब जो होगा उसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के पेपर में वो 14 होंगे। ठीक है, इस तरह से करके आपका यहाँ पर ये सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं और बहुत बड़ी अपडेट कह सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से, उसको थोड़ा सा देखिए बच्चों। तो हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों 20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, अभी जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए 20 सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारे के सारे जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, विथ आंसर के साथ। और आंसर भी ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा शैली में आपको आंसर दिया गया है क्वेश्चंस का, ताकि आप आंसर्स को अच्छे से याद कर सके और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। यहाँ पर सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछले 10 साल के पेपर में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा देख सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा पूरा डिज़ाइन किया गया है ये पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। और इस तरह से करके आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये सैम्पल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 199 रुपीज़ इसका प्राइस है, लेकिन अभी आपको 50% ऑफ मिलेगा इसके ऊपर, केवल 99 रुपीज़ में। बस आपको रेफरल कोड या कूपन कोड कह लीजिए इस्तेमाल करना होगा, VSP07 करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब प्रसंग व्याख्या वगैरह सब कुछ यहाँ पर हमने करवा रखा है, कैसे करना है सारा चीज़ बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे बड़ी बहुरिया वाला क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर एकदम डिटेल में बताया गया है। इस तरह से 20 पेपर आपको देखने को मिलेगा। इनको जरूर बाय कीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वस्तु परक जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये गद्यांश वाला रहने वाला है। इसके अंदर बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो आपसे पूछे गए प्रश्न है उनका सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प लगता है यानी सही विकल्प लगता है उसको चुन करके आपको लिखना है। तो इस गद्यांश को देख लेते हैं। इस तरह से हमारा ये गद्यांश दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर उसकी आत्मा है। कोई भी जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का यहाँ पर अभिप्राय है भैया देश से। ठीक है, कोई भी जो देश होता है उसकी जो सांस्कृतिक धरोहर होती है ना, उसकी वो आत्मा होती है। यह उक्त भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये जो बातें बोली गई हैं ना, ये भारत जैसे देश यानी हमारे देश के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बताया गया है संस्कृति राष्ट्र के जीवन मूल्यों, आदर्शों,
दर्शन आदि को मानसिक धरातल पर अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में इसके पीछे हजारों वर्षों के आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन, मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। अगर हम पूरा रीड करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस गद्यांश के, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है। चलिए, तो इस गद्यांश के आधार पर पहला जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोले तो प्रश्न पूछा जा रहा है, वो इस तरह से है कि भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। पंक्ति से आशय है, इस पंक्ति से क्या आशय है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ग वाला, राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना, ठीक है। देखिए, जो आपका गद्यांश होता है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपने अपना गद्यांश पढ़ लिया, अब बिल्कुल ध्यान से जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलने लग जाएगा कि ये इसका आंसर होना चाहिए। वो मत समझिएगा कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में है आपकी, डायरेक्ट आपने इस तरह से पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ लिया और सीधा आंसर मिल जाएगा। आप 12वीं क्लास में है इस टाइम पे और अगले साल कॉलेज वगैरह अपना करेंगे भगवान की कृपा से, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा लेवल आपका अप रहेगा, ओके। बाकी आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, तो इससे आपकी गद्यांश की, पद्यांश की, इन सब की तैयारी होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, हमसे पूछा गया कि पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से बचाव होता है। कैसे बचाव होता है भैया, मतलब किस चीज़ से बचाव होता है, तो मूल्यों से बचाव होता है। ग वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अब देखिए आपको एक शब्द यहाँ पर समझ नहीं आएगा, पूरक। ये पूरक शब्द क्या होता है? जब मैं 12वीं क्लास में था, 12th क्लास में, तो उस टाइम पे मुझे भी ये शब्द समझ नहीं आया था। तो मैंने एक सर से पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, ठीक है। जैसे शादी करने के बाद, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसा हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ। जैसे शादी करने के बाद जो पति पत्नी होते हैं, ठीक है, जैसे आपके माता पिता है जिनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है, ठीक है, तो आप देखेंगे बेशक उनके बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, ठीक है, लेकिन शादी हो गई है उनकी और जो है सो कि वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो एक के बिना अब वो दूसरे अधूरे है कि नहीं। यहाँ पर जैसे हमारे भगवानों की बात करें हम यहाँ पर, तो भगवान जी में हमारे यहाँ पर शंकर जी हो गए, ठीक है, और इधर पार्वती जी हो गई। तो शंकर जी के बिना पार्वती जी अधूरे हैं और यहाँ पार्वती जी के बिना यहाँ पर शंकर भगवान जो है हमारे भोले शंकर अधूरे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो संस्कृति सभ्यता है एक तरह से एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका, सभ्यता के भीतर ही संस्कृति का विकास होता है, इसीलिए संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है बच्चों, ओके। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से किन अर्थों में भिन्न है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क वाला विकल्प, भोगवाद से मुक्त होने के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाहत शब्द का समानार्थी हो सकता है, तो इसका समानार्थी क्या हो सकता है, सम्मानित, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई पैदा करने के महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है भैया, तो वो हो जाएगा आपका भोगवादी दृष्टिकोण। ये जो चीज है ये मनुष्य और प्रकृति के बीच बहुत बड़ा खाई पैदा कर रहा है। यहाँ पर कई ऐसे मनुष्य है आज के टाइम पे जो पता है क्या सोचते हैं, सोचते हैं अरे ये प्रकृति उर्कृति क्या है भैया, इनको साइड में करते हैं और खूब इनका दोहन करके पैसा छापते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापेंगे और अमीर बन जाएंगे। उनको, उन मूर्खों को ये बात नहीं पता है कि ये पैसा, कागज वाला पैसा लेकर के कहाँ जाओगे भैया, ये खर्च करने के लिए तो धरती पे ही आना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा लेकर के आप मंगल पे चले जाओगे, खर्च तो आपको धरती पर करना है ना। और धरती पर किन चीज़ों पर खर्च करोगे, संसाधनों पे ही खर्चा करोगे ना। और वो संसाधन ही जब तुम बर्बाद कर रहे हो तो उन पैसों का क्या करोगे, अल्टीमेटली वो पैसे तो रद्दी के बराबर है भैया। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो खाई पैदा
हो रही है, इसका महत्वपूर्ण कारण है भोगवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के मूल में समाहित है, इस कथन के मूल भाव हेतु निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 आपको दे रखा है, तो इस तरह से स्टार्टिंग के जो 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के मूल की अगर बात करें तो ये दोनों इसके अंदर होते हैं समाहित। ठीक है, इसके अंदर होते हैं। एक राष्ट्र की आत्मा जो होती है ये संस्कृति के अंदर ही समाहित होती है। संस्कृति सभ्यता की बात करें तो उन दोनों के अंदर। अगला है जीवन मूल्यों दर्शन का आईना होता है। ठीक है, तो ये 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कई बच्चों के सर के ऊपर से जा रहा हो। ठीक है, तो देखो भाई ये मैं कहीं और से नहीं लाया हूँ, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपका ये गद्यांश दिया गया है इसी के अंदर से आपका ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और आंसर भी आपको इसी के अंदर मिलेगा। अगर आपकी किस्मत सही रही तो डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता है, और ज़्यादातर चांस ये रहता है कि डायरेक्ट आंसर कई बार नहीं मिलता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा कई बच्चे जो कन्फ्यूज होंगे वो कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या कहा जा सकता है सांस्कृतिक संरक्षण के विषय में? वो ये कहा जा सकता है कि संरक्षण को व्यावहारिक रूप प्रदान करना। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को अपनी संस्कृति जो सभ्यता है उनको बचा करके रखना चाहिए, है ना। चाहे आप कितने भी अमीर हो जाए लेकिन अपने संस्कृति सभ्यता जो आपकी संस्कार वगैरह इनको नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अपने रूट्स को हमेशा याद रखना चाहिए, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है, तो ये घ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? आदर्शों व मूल्यों के आधार पर। जो आपके आदर्श होते हैं, आपके मूल्य होते हैं, इन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति में राजा से अधिक सन्यासी को आदर देने का प्रबल कारण क्या है? तो भारतीय संस्कृति में राजा से ज़्यादा वैल्यू सन्यासी को दी जाती है। ठीक है, इसका कारण बताना है आपको, तो इसका कारण है यहाँ पर परोपकार। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा पद्यांश वाला रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन गद्यांश वाला, दूसरा क्वेश्चन पद्यांश वाला। तो इस तरह से आपका ये पद्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से है कि हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है। हम जंग नहीं होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है। जंग न होने देंगे, कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। इस तरह से करके आपका ये पद्यांश दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं बच्चों। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, जो सेंटर में रख करके जिस चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है इस कविता के अंदर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक वैमनस्य को जो सो कि विस्मृत करना और विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, बोले तो क वाला कह सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख में यहाँ पर पूछा गया है खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल से क्या तात्पर्य है? तो मौत की फसल से तात्पर्य है युद्ध अपार जन हानि का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, जो युद्ध है आपका ये जन हानि का कारण नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनने देंगे। मौत की फसल से यही तात्पर्य है यहाँ पर। ठीक है, ग वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा रेखांकित वाक्यांश के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर वाक्यांश का भाव है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का सपना संजोया है। ठीक है,
क्या सपना संजोया वो बताना है आपको। जहाँ सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, ठीक है। अपनी आंखों में कवि ने दुनिया का ये सपना संजोया है कि भैया पूरी दुनिया में ऐसी हवा चले, ऐसी बयार चले, ठीक है, जहाँ सर्वत्र शांति हो, हमेशा शांति हो, ठीक है, एकदम पीस हो, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कफन बेचने वाले कहकर कवि की लेखनी उद्घाटित करना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाह रही है, वे मुल्क को जो हथियार की खरीद फरोख्त करते हैं उनको यहाँ पर उद्घाटित करना चाह रही है। ये कफन बेच रहे हैं, जो हथियार बेचते हैं ना, जो मुल्क एक तरह से कफन ही तो बेच रहे हैं ना भैया। उन हथियारों का जो इस्तेमाल है जनहानि के लिए ही होता है ज़्यादातर, ठीक है, लोग वहाँ मरते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो जो कफन बेचने वाले हैं इसको कहकर कवि यही उद्घाटित करना चाह रही है, हथियार बेचने वाले मुल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान फिर न अंगारे उगलेगा। पंक्ति में अंगारे उगलने का क्या तात्पर्य है? आसमान फिर न अंगारे उगलेगा, तो इसका तात्पर्य है बच्चों परमाणु विस्फोट करने से। जब भी परमाणु बम फटता है, ये भी एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ भैया, आसमान से अंगारे बरसते हैं एक तरह से, ठीक है। आप कभी वीडियो सर्च कीजिएगा हिरोशिमा और नागासाकी का, जहाँ पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे भैया, गजब, एकदम क्या बोलूँ मैं, एकदम गदर मचा दिया था। और वो देख करके ना आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहाँ के लोगों का इंटरव्यू वगैरह अगर आप देखेंगे ना, लोग आपके आंखों में लिटरली आंसू आ जाएंगे, इतना खतरनाक, आप मानेंगे पलक झपकते ही सब गायब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, नागासाकी फिर नहीं जलेगी के माध्यम से कवि का अभिप्राय क्या है? जो नागासाकी है, देखिए 2 जगह पे आज तक परमाणु बम गिरा है। जापान के 2 जगह थे, 2 शहर कह सकते हैं, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। यहाँ पर यूएसए ने यानी अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। तो यहाँ नागासाकी के संदर्भ में ये क्वेश्चन बना है आपका कि नागासाकी फिर नहीं जलेगी, इसके माध्यम से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसके माध्यम से कवि का अभिप्राय है कि विश्व शांति को विस्तारित करना, ठीक है, यानी दुनिया में जो शांति है उसको और आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है? कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है? तो वो है भैया आपका निर्धनता व भूखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए। ग वाला जो विकल्प है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाले जो आपकी बुक है उसके अंदर, उसके बुक के आधार पर जो प्रश्न है वो यहाँ पर हमसे अब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखना है आपको, यानी कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसके आधार पर जो आपको सही उत्तर लगता है उसको सिलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेडियो कैसा माध्यम है? आप सभी ने रेडियो तो देखा ही होगा, कुछ इस तरह से आपका रेडियो होता है। आज के ज़माने में तो एक तरह से विलुप्त हो गया है, गाँव में आज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो रेडियो है बच्चों वो आपका श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनने वाला, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रेडियो में आप कोई चीज़ देख सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं ना रेडियो के अंदर से। तो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, जज मत करना, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से टेलीविजन खबरों का चरण नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टेलीविजन खबरों का चरण नहीं है। देखिए ड्राई एंकर होता है, लाइव भी होता है, एंकर विजुअल भी होता है, लेकिन आज तक जो है ये आपका टेलीविजन खबरों का चरण नहीं है, ठीक है। ये एक न्यूज़ चैनल है बच्चों आज तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता या फिर मीडिया कह सकते हैं, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या चौथा खंबा कहते हैं, ठीक है। वैसे आज के टाइम पे मीडिया तो आपको पता ही है कैसी है। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूज डेस्क, इसके बारे में आपको बताना है। तो न्यूज डेस्क में क्या होता है? विशेष लेखन के विषयों के अनुसार निर्धारित अलग अलग डेस्क होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना है तो उनका डेस्क अलग होगा, किसी को पॉलिटिक्स के ऊपर लिखना है तो उनका यहाँ पर डेस्क अलग होगा, किसी को यहाँ पर साइंस के ऊपर लिखना है तो उनका डेस्क अलग होगा, ठीक है। इसी आधार पर हर एक का यहाँ पर डेस्क अलग होता है विशेष लेखन के अंदर। तो ये आपका न्यूज डेस्क भी आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि नरोत्तमपुरी किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट करता है? जो नरोत्तमपुरी है बच्चों वो आपके यहाँ पर खेल जगत के विशेष रिपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपका ग वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। इसके आधार पर जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन आपको करना है। तो इस तरह से ये आपका काव्यांश दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया डैश 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 यह विहाग की तान उठाई। इन पंक्तियों में गहन विपिन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आपका जो है सो कि दुख और संघर्ष से भरे जीवन का ये प्रतीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता का मुख्य रस कौन सा है? ठीक है, वीर, करुण, वियोग, श्रृंगार, अद्भुत, कौन सा रस है इसके अंदर? तो इसके अंदर करुण रस है बच्चों, इस कविता के अंदर। ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विहाग की तान के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर विहाग की तान के माध्यम से बच्चों संगीत की जो राग होती है ना, उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है, ठीक है। जो संगीत बजता है ना, उसका एक सुर होता है, ताल होता है, राग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विहाग की तान के माध्यम से संगीत की राग के ऊपर संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवसेना की सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता है, जो देवसेना थी उसकी सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता क्या है? वो है भैया जुझारू एवं संघर्ष गीत, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रमित स्वप्न तान उठाई पंक्ति में दर्शनीय नहीं है। इसमें दर्शनीय क्या नहीं है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दर्शनीय नहीं है भैया यहाँ पर श्रृंगारिकता जो है, ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश वापस से दिया गया है। इस तरह से ये गद्यांश शुरू होता है, भारतेंदु झसु की मंडल की किसी जीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी झसु की उत्कंठा रही होगी। तो इस तरह से करके है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चौधरी साहब के मकान से कौन परिचित थे? तो चौधरी साहब के मकान से बालकों की जो मंडली थी, ठीक है, वो परिचित थे। बालकों की मंडली मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारे बालक इस तरह से हो, ये बालकों की मंडली हो जाएगी, है ना। जैसे एक आज के टाइम पे बच्चा गैंग ये वो सब चलता है ना, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं। तो ये ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा जी। बच्चा गैंग मतलब कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना उसमें, वो जैसे होली का दिन हुआ, ठीक है। अब होली के दिन में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिल करके किसी अंकल को देखे तो उनको रंग वंग लगाने लग गए, किसी को भी रंग वंग लगाने लग गए, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चे होते हैं, एक गैंग बना करके चलते हैं, कई सारे ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। तो जो बालकों की मंडली थी वो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे, ठीक है। अगला, मकान कैसा था? जो मकान था भैया वो कैसा था? वो पत्थर से बना था। किससे बना था भैया? पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर का बरामदा किससे ढका था? ऊपर का बरामदा किससे ढका था? तो लताओं से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था बच्चों? लताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर खड़े व्यक्ति के बाल कहाँ थे? जो ऊपर खड़े हुए व्यक्ति थे उनके बाल कहाँ पर थे? कंधों पर थे। कहाँ पर थे बच्चों? कंधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक की किस मंडली के प्रति सजीव उत्कंठा थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेखक मंडल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के अंदर। इससे रिलेटेड अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी निम्न में से किस उपन्यास का अंश है? तो जो सूरदास की झोपड़ी है बच्चों वो रंगभूमि जो उपन्यास है इसका ही एक अंश है। अंश का मतलब होता है एक टुकड़ा आप कह सकते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों इस तरह से है कि जगधर जब भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये आज का आपका होमवर्क है। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा उसके कमेंट को, उस बच्चे के कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। गाय को चारा लगा रहा था या चारा डाल रहा था, थोड़ा सा मिस टाइप है। अगला है हुक्का पी रहा था, ठीक है, जो कि नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला है लेटा हुआ था। अगला है खेत की गुड़ाई कर रहा था। तो ये चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैरव किस चीज़ का हुक्का पी रहा था, ये आपको बताएं। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आम का हुक्का, नारियल का हुक्का, नीम का हुक्का या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना होगा। तो देखिए कपड़ों में प्याज की गांठ बांध लेनी चाहिए अगर आपको लू से बचना है। लू क्या होता है, गर्मी के जब महीने आते हैं, ठीक है, जून जुलाई मई का जो महीना होता है जिसमें पीक गर्मियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, गरम गरम हवाएं चलती है, ठीक है, और वही गरम हवा लू होती है बच्चों। वो अगर किसी को लग गई तो भैया दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो उसी लू से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्याज की गांठ बांध ली जाती है, ठीक है, कपड़ों के अंदर, जिससे कि लू से बचा जा सके। अगला है कच्चे आम को पकाकर आम रस बनाकर पीना। ये तो भैया मेरा फेवरेट है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 1-2 दिन पहले मैं इस पर डिस्कस ही कर रहा था कि यार काश मेरे को ये मिल जाए एक बार पीने के लिए। कच्चे आम का जो रस होता है, ओए हो मज़ा आ जाता है पीने में। मेरा तो फेवरेट है। ठीक है, आप में से भी कई सारे बच्चों का फेवरेट होगा। मुंह में पानी आ जाता है ये सुन करके मेरे को, तो है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें लू से बचने के लिए गर्मियों में क्या किया जाता है, कच्चे आम को पका करके आम रस पिया जाता है। ठीक है, उसका रस पिया जाता है। ठीक है, तो ये गांव में लू से बचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क और ख दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो अगला है घ में कि अपने साथ हमेशा ठंडा पानी रखना, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ पर अत्याचार हुए, मतलब विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुए। तो माँ का जो दूध छूट जाना, ये उस पर अत्याचार हो गया। अभी वो 2 वर्ष का हुआ ही था कि उसका भाई आ गया इस तरह से, और जैसे ही भैया अब छोटा भाई आ गया तो क्या होगा, उसको तो यहाँ पर दूध छोड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर उसको दूध जो है वो छोड़ना पड़ गया माँ का, तो यही उस पर अत्याचार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मालवा है उसके अंदर जो बरसात होती है उससे जनजीवन यानी आम जनता पर उसका क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भैया बरसात होती है तो गेहूं की फसल और चने की फसल अच्छी होती है। तो इसकी आशा में जो लोग होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भैया अब एक तो राहत है कि बारिश हो गई है, अच्छी फसल होगी। अगला है, नदियों में उमड़ता पानी और लहलहाती फसलों को देखकर संपन्नता का आश्वासन मिलता है। नदियों में पूरा पानी पानी होता है, फसलें लहलहा जाती हैं, तो एक खुशी सा अंदर से आता है कि वाओ। अगला है, सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही बात ऊपर की सही बोली गई है। इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये घ वाला विकल्प जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है कि अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है। तो जो अपना मालवा है बच्चों, ठीक है, ये लिखा गया है संस्मरण विधा के अंदर। ठीक है, क वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो खंड है, हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, क्योंकि एक सैम्पल पेपर को बनाने में बच्चों 4 से 5 घंटे या कभी कभी 6 घंटे का भी टाइम लग जाता है। तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। अभी तो सिर्फ हिंदी का पेपर हमने आपके लिए अपलोड किया है, सैम्पल पेपर। अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो और भी सब्जेक्ट के
के सैम्पल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के सैम्पल पेपर वाली वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप सैम्पल पेपर का PDF लेना चाहते हैं और तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो वो सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जय हिंद।